हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, अक्षय की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे मन में एक रणनीति है आपको लेकर के। आगामी कक्षा 10 और 12वीं की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसमें अंग्रेजी विषय में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तो इसके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मन में कुछ रणनीति है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको साझा करूं। और मैं चाहता हूं कि इस वर्ष जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे वो 70 में 65 प्लस और इंटर में 80 प्लस अंक जरूर प्राप्त करें। आपके मन में डाउट हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा दावा कैसे कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई चमत्कार करने की शक्ति है क्या। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि विगत 12 वर्षों से मैं अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा हूं। 10 का पढ़ा रहा हूं, 12 का पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा ही नहीं रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ मैं यूपी बोर्ड की जो कापियां हैं उनका मूल्यांकन भी कर रहा हूं। और हर वर्ष लगभग 600-700 कापियां, किसी वर्ष तो 800 कापियां जांची है मैंने, मूल्यांकन किया है। तो एक मोटा मोटा यदि आंकड़ा लगाऊं तो इस 12-13 वर्षों में लगभग 7 से 8 हजार कापियां मैं जांच चुका हूं। तो मैंने पाया, आप समझ ही सकते हैं कि टॉपर से लेकर के फेलियर से लेकर के औसत दर्जे के सभी बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है। उनकी हमने कापियां देखी हैं, इतनी बेहतरीन कापियां देखी हैं कि मन गदगद हो जाता है। तो जो ये अनुभव है, इस अनुभव का हम क्यों ना लाभ उठाएं और मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। तो मेरे पास कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, मैं आपको अपनी रणनीति बताना चाहता हूं। इस पर मैं 2 स्तर पे काम करना चाहूँगा। पहला स्तर होगा कि विषय वस्तु पर हमारी कितनी पकड़ हो जाए, और दूसरा ये है कि हम उस जो विषय वस्तु जो हमने साल भर मेहनत करी है, बड़े मन से लगन से पढ़ा है, उसे कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका में रिप्रेजेंट करें। क्योंकि असल परीक्षा तो वही होती है, हम चाहे जितना पढ़ ले, अगर हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो जो हमने किया वो सब बेकार का बेकार रह जाता है। तो जब मैं इस वर्ष की 2025 की आगामी आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में, अंग्रेजी की परीक्षा में के लिए आप कैसे पूरी तरह से तैयार रहें, और मैं जैसा कहा कि अंग्रेजी में कक्षा 10 में आप 65 प्लस, मैं गारंटी देता हूं आप नंबर पाएंगे। इंटर में 80 प्लस पाएंगे, इसकी भी गारंटी है। बशर्ते हाँ, आपको मेरा साथ देना होगा। अभी हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। और कुछ नहीं, आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ डटे रहिए, मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को, परीक्षा नामक जो प्रॉब्लम है आपके लिए, उसे कैसे टैकल करें। उदाहरण के लिए विषय वस्तु, जैसे मैं एक चित्र बनाता हूँ दोस्तों, ये क्या है आप स्वयं बताएंगे। ये बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये मैंने कप बनाने का प्रयास किया है। क्या बनाने का प्रयास किया है? कप बनाने का प्रयास किया है। तो ये बच्चों मैंने कप बनाया, ये ऐसे कप होता है और इसके अंदर होती है चाय। इसके अंदर होती है क्या? चाय होती है, टी होती है। इसके अंदर क्या होती है? टी होती है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर, इस कप के अंदर जो चाय भरी है वह भी अच्छी हो और ये कप स्वयं अच्छा हो। यानी हमारे पास 2 बातें हैं। इसके अंदर जो चाय भरी है वो हमारी है विषय वस्तु, वो हमारी क्या है? विषय वस्तु है, विषय वस्तु है। और ये क्या है? ये है कला पक्ष। कप क्या हो गया? कला पक्ष, कला पक्ष। यानी आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आप साल भर मेहनत करते हैं विषय वस्तु,
और जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो बातें आपके सामने हैं। मैंने ये चित्र इसलिए बनाया है कि मान लिया कि आपके घर कोई मेहमान आता है, कोई आप चाय पिलाना चाहते हैं, तो यदि आपका कप गंदा है, आपका कप गंदा है, चाय आप भले ही बहुत अच्छी बना के उसमें डाले हों, बड़े शुद्ध दूध का है, फर्स्ट क्लास है, सब बातें हैं, लेकिन जब हमारा कप गंदा रहता है तो पीने वाला क्या करेगा? प्रथम दृष्टया उसका मन क्या हो जाएगा? बिचक सकता है, दूर हो सकता है, हट सकता है। और तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका विषय वस्तु आपने बहुत अच्छा रटा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको अच्छे से पकड़ है प्रश्न का, लेकिन आपने उसे रिप्रेजेंट नहीं किया तो सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास इसको लेकर के दो स्ट्रेटजी हैं, हमें दोनों स्तर पे काम करना है। आपकी कॉपी कैसे सुंदर बने और आप जो लिखना चाहते हैं वो आपको कैसे आसानी से आप उसे कंठस्थ कर पाए। तो ये है हमारी बच्चों आपके प्रति रणनीति। तो बच्चों आइए, और मैं आपकी इस रेस में आपकी मदद करना चाहता हूं, और रेस ऐसी हो कि दमदार हो। चूहों की रेस में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं चूहों की रेस में एक मजेदार बात जानते हैं क्या है? चूहों का विजेता जो होता है वो स्वयं चूहा होता है। तो उस रेस में हमें कहाँ नहीं पड़ना है कि हम चूहा ही साबित रहें। तो आइए मेरे शेर और शेरनियों, हम इस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे पास एक किताब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये राजीव प्रकाशन का बुक है। ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ेंगे और इस पे आंसर भी हैं। देखिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसी सब कुछ जो विगत वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, सवाल है, आप लाख रट लीजिए सब, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल ही जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके जो नियम हैं, इसकी जो विषय वस्तु है उस पर पकड़ बनाएंगे, तब जाके हमारे साथ अच्छा होगा। तो इस बुक में बहुत कुछ है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रीडिंग है, राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, लिटरेचर है, प्रोज है, पोएट्री है, सब कुछ, सप्लीमेंट्री रीडर है क्या कि ऐसी बहुत सारी कुंजियां बाजार में उपलब्ध हैं और आप इनको पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए विगत आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस वर्ष भी यही क्वेश्चन आ जाएंगे? हम इससे क्या करेंगे कि हम इससे एक तरीका कैसे सवाल आते हैं उनको तो सीखेंगे, लेकिन यही आएगा ये नहीं सीखेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। हाँ 10-20% आ जाता है, पूरा का पूरा नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो सब कुछ है, उदाहरण के लिए जैसे तमाम बातें हैं, जैसे ग्रामर पोर्शन है, नरेशन है, ये देखिए ये नरेशन है, वॉइसेज है, पंचुएशन है। तो अब देखिए विगत वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है, 2015 में ये 7-8 क्वेश्चन आए हैं, कई सेट में थे। 2016 है, 17, 18 और 17 है। तो इसमें आप गौर करेंगे कि इनका आंसर तो दिया गया है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर रट लेंगे तो क्या परीक्षा में इस बार क्या यही आने वाला है? ऐसा कभी नहीं होगा। हमें जरूरत क्या है कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पकड़ बना लें। तो मैं आपको ये कैसे हल करना है, इसको बहुत क्रैश कोर्स के रूप में आपकी परीक्षा के लिए तैयार करवा दूंगा। और इस बात की, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि गारंटी है आपसे कोई सवाल नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। सारे चाहे घुमा के पूछे,
अप्रत्यक्ष रूप से पूछें या कुछ नया पूछें। जैसे मेरे मन में एक बात आ रही है, एक पाठ है लेटर टू गॉड, आप जानते हैं, तो उसमें लेंचो है, तो उसके सारे क्वेश्चन पहले क्या होते थे, बच्चे रट लेते थे और आंसर दे देते थे। किंतु क्या किया कि बोर्ड ने नए तरीके से अब क्वेश्चन पूछने लगा है। मान लेते हैं अब जो एग्जामिनर है वो ये चेक करना चाहता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, क्या उसने साल भर सच में मेहनत किया है कि रट्टा मारा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सवाल था तो वो जरा हट के था। जैसे उसने पूछ लिया एग्जामिनर ने कि आप लेंचो की जगह होते तो आप क्या करते। अब देखिए ये किताब में कहीं नहीं है। ये अगर आपने अच्छे से उस लेसन को पढ़ा है, समझा है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना ये आंसर फिर नहीं बन पाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको 60 प्लस 10th में नंबर लाना है और 80 प्लस इंटर में लाना है, तो उसके लिए आपको देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपका रास्ता आसान बना दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये कड़वा सत्य है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, तो अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए आइए मैं ये ग्रामर पोर्शन, आपकी पूरी यात्रा में ग्रामर है, पहले ग्रामर पूरा करते हैं और ऐसे ही वॉइसेज हैं, पंचुएशन है, सब कुछ वो तरीके मैं बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा और आपका डर अंग्रेजी से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, मैं आज शुरू करूंगा नरेशन। क्या शुरू करते हैं? नरेशन। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ग्रामर का चैप्टर नरेशन। क्या शुरू करते हैं? नरेशन। नरेशन, इसको बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कहते हो अपनी भाषा में, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो ये काफी कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन आइए मैं इसे कैसे आसान बनाता हूं। आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए, आज से आएगा, ये गारंटी है। चलिए, जैसे एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस आपके सामने एक लिखता हूं। ही said I am your friend। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने एक ये सेंटेंस लिखा। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप कुछ ना देखिए, बस जीरो से भी शुरू करना है तो हम इस पर कमांड हासिल कर लेंगे। देखिए, आपको देख रहे होंगे ये वाक्य जो आपके सामने लिखा है, मैं इसे दो पार्ट में बांटता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक, कहां तक? यहां तक, और दूसरा पार्ट मैं यहां से यहां तक करता हूं। चलिए, अब मैंने बांट दिया तो अब मैं इनका कुछ नाम रख देता हूं। क्या करता हूं? इनका नाम रख दिया। इस वाले पार्ट को, जो ये कामा है इसके पीछे का, इसे हम बच्चों क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, सॉरी, रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड क्लास, रिपोर्टेड क्लास। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस को हमने दो पार्ट में बांट दिया, यहां तक, यहां तक। देखिए, ये जो पार्ट है, देखिए आपको लिखा होगा कि ये 66 लिखा है, 66, और ये 99, यानी 66 और 99, जिसे हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है ना? तो इस पार्ट का नाम क्या है? रिपोर्टेड क्लास। और सिंगल इन्वर्टेड कामा के जो पीछे है, इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां तक क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब जब हमने नाम रख ही लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1।
रूल नंबर 1 में क्या लिखा है कि रिपोर्टेड क्लास के टेंस में होने वाला परिवर्तन, किसमें? टेंस में होने वाला परिवर्तन, टेंस में होने वाला परिवर्तन। यानी ये बात कही जा रही है बच्चों की ये रिपोर्टेड क्लास तो ये है, ये वाला पार्ट जो 66 और 99 के मध्य है, यही तो है रिपोर्टेड क्लास। तो इसके टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि रूल नंबर 1 कहता है कि रिपोर्टेड क्लास के टेंस में होने वाला परिवर्तन कैसे, यहां पे गौर करिए। रिपोर्टेड क्लास के टेंस में होने वाला परिवर्तन जैसे, तो इसका क्या आशय है? कहता है कि जब रिपोर्टिंग क्लास का टेंस, कहां का टेंस? रिपोर्टिंग क्लास का, यानी ये पार्ट, यानी ये पार्ट आपको दिखाई ना दे रहा होगा, मैं दिखाता हूं। यानी ये पार्ट, ये रिपोर्टिंग क्लास की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग क्लास का टेंस किस में हो? प्रेजेंट में हो। किस में हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि टेंस तो 3 ही होते हैं, है ना? तो कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग क्लास का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब रिपोर्टिंग क्लास का टेंस नहीं बदलता है। क्या कह रहा है कि नहीं बदलता, इस नहीं पर जोर देना है। यानी जब टेंस 3 है तो आप ही समझिए कि केवल एक ही टेंस बचता है, वो है पास्ट टेंस। यानी रिपोर्टिंग क्लास का, यानी ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग क्लास का टेंस जब पास्ट में होगा, किस में होगा? पास्ट में होगा, तभी रिपोर्टेड क्लास का टेंस बदलेगा। किसका बदलेगा? रिपोर्टेड क्लास, यानी ये वाला भाव ये है कहने का। चलिए मैं आपको, ये 3 टेंस है तो तीनों को मैं समझा देता। जैसे ये नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 ये है आपका प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट है। और नंबर 2 क्या है? पास्ट है, नहीं सॉरी फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है। दरअसल मैंने जानबूझ के प्रेजेंट फ्यूचर लास्ट में पास्ट को लिखा है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूं। ये अब आप गौर करिए, कहना ये चाहते हैं कि ये देखिए सेज है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये विल सेज है, यानी फ्यूचर टेंस है। क्या आप इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं सोचना, जितना मैं कहूं बस उतना ही सोचिए। प्रेजेंट ये आप जानते हैं कि यहां से यहां तक ये क्या है? रिपोर्टिंग क्लास है। तो रिपोर्टिंग क्लास का टेंस किसमें है? आप ही देख लीजिए, ये है प्रेजेंट में, है ना? जैसा कि देखिए लिखा है ना, रिपोर्टिंग क्लास का टेंस प्रेजेंट में हो, तो देखिए है, तो उस दशा में नहीं बदलेगा। कहां का टेंस? यहां का टेंस, यहां का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये आई योर कैसे क्या हो गए, उधर एकदम ना सोचिए। जितना आपको सोचाया जाए, जितना समझाया जाए, उतना ही देखिए। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ क्या बात कर रहा हूं कि टेंस में होने वाला परिवर्तन कैसे होता है। तो यदि रिपोर्टिंग क्लास का टेंस फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लास का टेंस नहीं बदलेगा। बोले कैसे? देखिए हमारे पास सबूत है, देखिए ये है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इसका देखिए ये इनडायरेक्ट है। ही सेज टू मी यू आर माई काजिन, उसने मुझसे कहता है कि तुम मेरे चचेरे भाई हो। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ही टेल्स मी दैट, ये सब टेल्स क्या है, दैट क्या है, इसे छोड़िए, अभी आई क्या है इसे भी छोड़िए। आप देखिए कि टेंस नहीं बदला, इज एम आर है तो इसमें देखिए एम है, यानी टेंस तो वही है। आर एम एक ही टेंस होता है,
आर एम एक ही टेंस होता है। यू के हिसाब से आर लगा है या आई के हिसाब से एम लगा है। अब ये आई क्यों है, इस पे आपको जोर नहीं देना, मैं केवल इस पर जोर देना है। ये देखिए प्रेजेंट में था, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाए तो क्या होगा, रिपोर्टेड क्लाज का टेंस नहीं बदला। क्या है, रिपोर्टेड क्लाज का टेंस नहीं बदला। ऐसे ही अगला भी है, देखिए फ्यूचर में ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा कि तुम मेरे चचेरे भाई हो। तो जब हम इसे बना रहे हैं तो ही विल टेल मी दैट आई एम योर कजिन, ठीक है ना। तो फिर नहीं बदला, आप देखिए कि आर है, ये इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने देखा कि इस दशा में भी नहीं बदला है। देखिए यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप बारीकी से इस बात को ध्यान दीजिए कि इसमें कई रूल एक साथ चलते हैं। अभी हम ओनली वन ये रूल की बात कर रहे हैं, ओनली इस रूल की हम बात कर रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आप जो है पूरा ध्यान इस बात की ओर लगाइए। जो मैं अभी तक ये सब बता रहा था वो केवल इस सेंटेंस के लिए। देखिए अगला वाक्य है ही सेड टू मी यू आर माई कजिन। क्या हुआ कि गौर करिए कि ये देखिए प्रेजेंट है, ये आप गौर करिए कि फ्यूचर है, लेकिन गौर करिए ये आ गया पास्ट टेंस। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एक एक कदम बढ़ाइए, बस एक एक कदम बढ़ाइए, आपसे ग्रामर बच के नहीं जा पाएगी, वादा है। तो जब ये पास्ट टेंस है तो क्या है हमारा, क्या है, यानी केवल पास्ट टेंस में ही रिपोर्टेड क्लाज का टेंस बदलेगा। बदलेगा कैसे, देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज योर कजिन। बस यही समझाना था। ये आर है ना, देखिए आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये देखिए आपका टेंस चेंज हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बस अभी हम केवल एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि जब क्या हो, रिपोर्टिंग क्लाज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लाज का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन या केवल पास्ट टेंस हो तभी रिपोर्टेड क्लाज का टेंस बदलेगा। देखिए फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, केवल टेंस की बात कर रहे हैं। ये टेल्स क्यों हुआ, दैट क्यों हुआ, आई क्यों हुआ, योर क्यों हुआ, जाने दीजिए, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कि आर एम एक ही टेंस है, आर एम एक ही टेंस है, नहीं बदला। लेकिन आप देखिए कि आर और वाज टेंस बदला, यस बदला। यही वो बात थी, इसे आप भली भांति समझिए। एक बार में ना समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, मेरा वादा है कि आपको समझ में आएगा। तो हमने केवल एक कॉन्सेप्ट पे बात की है कि कैसे रिपोर्टिंग क्लाज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लाज का टेंस कतई नहीं बदलता है, किंतु यदि पास्ट में होगा तो जरूर बदलेगा, ठीक है ना। देखिए एक नई बात, मैं ये 2 वाक्य लिखे हैं, 1-2 वाक्य, इन पर हम कुछ समझते हैं। जैसे ये लिखा है कि शी सेड टू मी यू आर माई कजिन, उसने मुझसे कहा कि आप मेरे चचेरे भाई हो। तो आपने देखा कि ये टेंस क्या है, पास्ट में है, तो बिल्कुल ये बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा। अभी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे बदलेगा, उसका चिंता ना करिए, बस ये इतना ध्यान दीजिए कि बदलेगा। अब देखिए जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए ये क्या है, डायरेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। तो जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो मैंने 66-99 कहा था, ये नीचे नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। आप देख लीजिए नहीं हुआ है। तो सी टोल्ड मी दैट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए रिपोर्टेड क्लाज
और रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये दो सेंटेंस है तो इनको जोड़ने का काम दैट करता है। दैट क्या है? कनेक्टर है। दैट क्या है? कनेक्टर है। चलिए मैं एक उदाहरण से सिद्ध करता हूँ। जैसे आप पानी का कोई पाइप है, शटर है, समरसेबल से आप जब चलाते हैं तो जब पाइप क्या होता है, दो होते हैं तो उसमें से एक बाजार से कनेक्टर आते हैं और दोनों मुंह में जोड़ देते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह दैट भी है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया तो दैट क्या है? कनेक्टर है। कनेक्टर तब लगता है जब इन्हें हम हटाएंगे, इन्हें हटाएंगे, इस कामा को हटाएंगे तो इनको इनडायरेक्ट, देखो इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, अब कनेक्टर लगा देंगे दैट। ठीक है ना? ये बात, ये एक बात है। क्या आपने इस बात को समझा? कनेक्टर कब लगता है? जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कामा, ये डबल इनवर्टेड कामा, ये हट जाएंगे और उसकी जगह क्या लगेगा? दैट लगेगा। ठीक है ना? अब एक चीज और समझिए, आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि ये सेड का टोल्ड क्यों हुआ? सेड का टोल्ड क्यों हुआ? तो जानते हैं इसका क्या राज है? देखिए, सेड के आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कर्म, टू मी। गौर करिए, टू मी आया है ना, ये देखिए टू मी। तो जब सेड के आगे टू मी आएगा तो सेड का टोल्ड हो जाएगा। बस आ गया समझ में? तो देखिए हो गया। तो आपने सेड का टोल्ड क्यों होता है आपने समझा कि जब सेड के आगे क्या आता हो? ऑब्जेक्ट आया हो, कर्म टू मी। देखिए ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है ना? अब देखिए इस उदाहरण से और प्रूव हो जाता है। ये देखिए डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। देखिए सी सेड, गौर करिए, गौर करिए, इसके आगे क्या टू मी आया है? नहीं आया। आप जानते हैं कि नहीं आया ना? तो देखिए हमने सेड को टोल नहीं किया, सेड का सेड ही रहने दिया। गौर करिए इस बात को, गौर करिए, गौर करिए। तो क्या देखा आपने इन दोनों सेंटेंस में? देखिए फर्क देखिए, सी सेड टू मी आया है, कर्म आया है, तो इसीलिए सेड का इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड हो गया। किंतु देखिए सी सेड, यहाँ कर्म नहीं आया, काम यही लग गया, तो देखिए फिर नहीं हमने टोल्ड किया, तो सी सेड दैट, ये कनेक्टर जब जुड़ेगा तो ये कामा हटाएंगे, दैट आई वाज योर कजिन। तो यहाँ पर हमने ये जो बातें समझाई, इसे आप समझिए कि सेड का टोल्ड कब हुआ और दैट कनेक्टर आया और ये सिंगल, ये जो कामा है और ये डबल यूनिट कामा हट गए इनडायरेक्ट बनाते समय। इस बात को गौर करिए, एक एक बात बस सीरियल से समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाँ, तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड क्लास का टेंस बदल जाएगा, लेकिन किस में बदलेगा उसके लिए कुछ नियम है। तो आइए पहले मैं उस लिस्ट को आपको प्रोवाइड करा देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इसे आप रटेंगे। जब तक आप रटेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। आइए संक्षेप में मैं जल्दी से चर्चा कर देता हूं। तो शार्ट यही हो सकता है कि हम टेंस की तमाम बातें ना करके मैं डायरेक्ट यह बताता हूं। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू होता है या तो डज होता है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी डिड में। तो यहाँ पे मैं टेंस का नाम नहीं लिख रहा हूँ, एकदम यह आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट। ये नंबर एक। नंबर दो देखिए, जैसे आपका इस, एम, आर, यानी ये आपका हुआ बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो चेंज होता है वो चेंज होता है वाज और वर में, वाज और वर में। अभी आपने देखा भी था पिछले एग्जाम्पल में। तीसरा, जैसे आपका हैज और हैव, क्या हैज और हैव, ये किस में चेंज होगा? हैड में। ये किस में चेंज होगा? हैड में। तो मैं टेंस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख के आप इतने में से काम हो जाएगा, आप ये गारंटी है। जैसे
हैज बीन है, हैज बीन है, तो इस किस में चेंज होगा, जाहिर सी बात है हैड बीन में चेंज हो जाएगा। यदि डिड है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वाज भरा जाए, क्या जाए, वाज और वर में है। देखिए हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये इधर क्या रहेगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू डज डिड में होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप देख रहे हैं। तो वाज वर किस में होगा, हैड बीन में। किस में होगा, हैड बीन में होगा। और हैड बीन क्या होगा, नो चेंज होगा, हैड बीन का हैड बीन ही रहता है। अब जैसे विल है तो विल को हम वुड में कर देते हैं, किस में करते हैं, वुड में। जैसे आपका सैल है तो सैल का शुड में कर देंगे, है ना। इसी तरह से अब जैसे विल हैव है, मान लेते हैं विल हैव है, तो इसका क्या हो जाएगा, वुड हैव। इसी तरह शैल हैव है, तो शैल हैव किस में हो जाएगा, शुड हैव, शुड हैव। तो ये कुछ परिवर्तन है जिनको आपको मेमोराइज करना है, रटना है, बिन के काम नहीं चलेगा। और आगे जैसे कैन है, कैन है तो जब कैन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुड, कुड। जैसे में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय माइट हो जाएगा। तो पहले इतना आप ये जो लिस्ट है इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम लौट के फिर कुछ चर्चा करते हैं। अब हम बढ़ चलते हैं अगले नियम की ओर, ठीक है ना। ओके, अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है, रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में होने वाला परिवर्तन। बच्चों इसको बहुत गौर से समझिए, और इसको आपने समझ लिया तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी इतनी पकड़ बन जाएगी कि आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आसानी से बदल देंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन तो आप दोस्तों जानते ही हैं। तो जो प्रोनाउन है उनके विषय में आइए कुछ जान लेते हैं। प्रोनाउन को बच्चों 3 वर्गों में रखा गया है। प्रोनाउन को 3 वर्गों में रखा गया है, आप सुने होंगे। फर्स्ट पर्सन, किसमें, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आपका आई आता है और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है और वी आता है। सेकेंड पर्सन में आपका केवल और केवल यू आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, जैसे आपका ही हो गया, आपका सी हो गया, आपका इट हो गया, आपका दे हो गया। तो आपने सीखा ये प्रोनाउन के 3 वर्ग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ ही हो गए होंगे। अब देखिए इनके प्रोनाउन के केस चलते हैं। क्या चलते हैं, केस चलते हैं। जैसे नंबर 1 को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस।
नंबर 2 को क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। और फिर कहते हैं तीसरे को ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ये जैसे हम एक प्रोनाउन लेते हैं आई, तो आई सब्जेक्टिव केस हुआ, इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। इसी प्रकार से यू को देखिए, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजेसिव केस योर होता है। और महत्वपूर्ण यह है कि ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, ठीक है ना। जैसे वी है, आवर है, अस है। अब आप मेरे साथ बोलते जाइए। और सी, हर, हर। जैसे ही, हिज, हिम। जैसे दे, देयर, देम। तो आपने प्रोनाउन के तीनों केस जाने, आपने प्रोनाउन के तीनों केस जाने। अच्छा, आपको अभी यहाँ ज्यादा दिक्कत आ रही हो डिटेल में, ये पॉजेसिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जाने दीजिए। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आई का नंबर 1 आई, नंबर 2 माई, नंबर 3 मी। अभी फिलहाल ऐसे ही इसे देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास चार्ट है, इस पर गौर करिए, देख लीजिए पूरी तरह से। ये आप वीडियो को पॉज करके इसे कहीं नोट कर सकते हैं। अब अगला जो नियम है, तो मैं एक सूत्र लिखने जा रहा हूं, एक सूत्र लिखने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिखा यस, ये मैंने लिखा ओ, ये मैंने लिखा एन। एस, एस फॉर सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ये तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में तो आई है, तो आई हमेशा किसके अनुसार बदलेगी? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन आप जानते हैं आपका यू है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सेकेंड पर्सन यू है। तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यहाँ पर एन, एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब होता है नो चेंज। अर्थात जो थर्ड पर्सन है, क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। जैसे थर्ड पर्सन में आप देखिए, आपका ही हो गया, आपका सी हो गया, आपका इट हो गया, आपका दे हो गया, तो इनका परिवर्तन नहीं होता है। अभी आप सुनते जाइए, अभी मैं इनका जब प्रैक्टिस कराऊंगा, यूज कराऊंगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आइए हम एक वाक्य लिखते हैं। तो आइए हम लौट के फिर वहीं आते हैं जहाँ पे हमने वाक्य बनाया था, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, यहाँ पे पढ़ाया था। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैंने नहीं कह रहा था कि ये आई कहाँ से आया, यू कहाँ से आए, योर कैसे आए, इस पे ध्यान न दीजिए। तो लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब मैं कह रहा हूं, अब इस दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूबहू वही सेंटेंस वाक्य उठाता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, देख लीजिए, और वीडियो रोक के आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, वीडियो लंबा हुआ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसे 2 पार्ट में करना होगा। तो आइए
हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अगला वीडियो मुझे लगता है कि हम अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सेकेंड पार्ट के रूप में बना देते हैं, क्योंकि आप भी थक गए होंगे देखते देखते। और इसे 2 बार 3 बार देखिए, और मेरा वादा है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अभी आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, तो आपको जब आप इंटर करेंगे, जब आप बीए करेंगे, तो आपको ये बहुत मदद देने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपके साथ हूँ। जो मैं स्ट्रेटजी तैयार किया हूँ, मैं जो आप कमिटमेंट किया हूँ उसको पूरा करूँगा। आपकी जो 10 की 12 की परीक्षा है, उससे पूरी तरह से मैं कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं गाइडलाइन जारी करूँगा और हर तरह से आपकी मदद करूँगा। तो चलते हैं, और इस आशा विश्वास के साथ कि इस चैनल को आपकी ज़रूरत है, इसका शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं आगे और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।